तो फैमिली मैन का सीजन 3 आ चुका है और हर बार की तरह इस बार भी हमारा वीडियो लेट है, Oh shit, not विच good. इज यूजुअल। लेकिन अनयूजुअल ये है कि इस बार राज एंड डी के जियो पॉलिटिक्स में घुस चुके। हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग से ही श्रीकांत को ऐसे हाइप किया गया था। सीनियर एनालिस्ट श्रीकांत तिवारी। दी श्रीकांत तिवारी. दी ऐसा क्या कर दिया मैंने? So we've heard a lot about you. Your work in the field is still used as a case study in the academy. फिर सेकेंड सीजन में उन्होंने पीएम बासु को इंट्रोड्यूस किया और इस सीजन में दे वेंट ऑल इन। इस सीजन में दो स्टोरीज पैरेलली चलती है। एक में जहाँ कलेक्टर अपने इन्फ्लुएंस का यूज करके इंडिया पर प्रेशर बनाते हैं कि वो अपने वेपन्स अपग्रेड करे, तो दूसरी स्टोरी हम नॉर्थ ईस्ट और नागालैंड के रूट लेवल पर थैंक्स टू श्रीकांत डील करते हैं। और जैसे हमें फैमिली मैन की हिस्ट्री पता है, ये इंसिडेंट्स भी बहुत ज्यादा रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, जैसे ये द्वारकानाथ का कैरेक्टर रियल है। तो इस स्टोरी में दो पार्टीज है, एक है ये संजय भंडारी, तो ये है एक बड़ा बिजनेसमैन विद स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक यूके की सिटीजनशिप, और इसे पता है कि कौन सा काम किससे कराना है टू अवॉइड ब्यूरोक्रेसी। और हमारी दूसरी पार्टी है थेल्स, और मुझे पता है मैं इनका नाम करेक्ट नहीं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, काश मैं भी इंग्लिश मीडियम में होता। टोला वे मेरा टोला नहीं आया, टोला वे मेरा टोला नहीं आया, टोला और अब भी खेल है खेल। तो थेल्स देखता है कि इंडिया को अपने मिग 2000s अपग्रेड करने के लिए कुछ रेडार्स चाहिए। वो हायर करते हैं संजय को। अगर हम संजय की सुने तो इस डील के सक्सेसफुल होने पर उसे 20 मिलियन यूरोस मिलने वाले थे इस कंपनी से। तो जब अक्टूबर 2013 में ये डील कंप्लीट होती है, तब संजय को ये कंपनी एडवांस में 9 मिलियन यूरोस देती है। तो नॉर्मली पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बहुत ही टाइम लगता है, तो ये कंपनी 2015 के आसपास ये पार्ट सक्सेसफुली इंडिया को डिलीवर कर देती है, जिससे इंडिया अपने एयरक्राफ्ट्स को अपग्रेड कर सके। लेकिन यहीं पर एक कांड हो जाता है, संजय के इनक्रिप्टेड मेल्स लीक हो जाते हैं और ये इंफॉर्मेशन आईटी डिपार्टमेंट ईडी को देता है। ईडी और सीबीआई इस केस पर पैरेलली काम करने लगते हैं और संजय पर एक रेड नोटिस भी अलर्ट करते हैं। लेकिन हर स्कैमर की तरह ये भी लंदन भाग जाता है। तो इसके आगे मैं जो भी बताऊंगा वो सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन हियर मी आउट। तो जब थेल्स और इंडिया की डील हुई थी, उसी के बीच में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और गवर्नमेंट चेंज होते उसके कंसल्टेंट भी चेंज हो जाते। तो व्हाई वुड थेल्स बेट ऑन अ लूजिंग हॉर्स? सो यू नो व्हाट आई मीन। तो सीजन 4 में फ्रीक आउट मत होना कि द्वारकानाथ के साथ भी ये हो जाए। और ये वाला सीजन हमें इतना ऑफ क्यों लगता है? क्योंकि सीजन 1 और सीजन 2 में हमारा मेन विलन पाकिस्तानी था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और उनका इम्पैक्ट हमें पता है। लेकिन चाइना कोई मोस्टली टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं करता, इसीलिए चाइना बहुत ही इनडायरेक्ट विलन था इस सीजन में। और हमें नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं पता। तो पास्ट में जब म्यांमार का नाम बर्मा हुआ करता था, तब चाइना में इलेक्ट होती है माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी, और इस बात से सीआईए पैनिक करने लगती है क्योंकि माओ जेडोंग की गवर्नमेंट कोई कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट नहीं थी, वो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए सीआईए जो भी एंटी कम्युनिस्ट सोल्जर चाइना से म्यांमार शिफ्ट हुए थे, उन्हें आर्म सप्लाई करने लगती है। लेकिन वो सोल्जर्स म्यांमार में रहते रहते ओपीएम फार्म करने लगते हैं, और इस भसड़ की वजह से ये 3 कंट्रीज में एक गोल्डन ट्रायंगल क्रिएट हो जाता है, जो एक टाइम पर वर्ल्ड का 70% ओपीएम फार्म करते थे। लेकिन बाद में गवर्नमेंट लॉ स्ट्रिक्ट हो गए और ये दोनों कंट्रीज इस ट्रायंगल से बैकआउट करने लगे। लेकिन म्यांमार की गवर्नमेंट स्टार्टिंग से बहुत ही इनस्टेबल थी, तो वो फाइंड करने लगे नया रूट इस एक्सेस ओपीएम को एक्सपोर्ट करने के लिए, और उन्हें फाइनली एक रूट मिल जाता है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट से होता है। क्योंकि इंडिया और म्यांमार में कोई फिजिकल फेंस नहीं है ड्यू टू दिस फ्री मूविंग रिजिम, और नॉर्थ ईस्ट में अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है, और इसीलिए कुछ विलेजेस के ट्राइबल लोग यहाँ ओपीएम फार्म करते।
इस रूट का सभी शिपमेंट रियल लाइफ में तो अनऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन सीरीज में उसे जयदीप का कैरेक्टर ही हैंडल करता है। तो नाउ यू नो कि सीरीज में वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, उसके पास पैसे भी है और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क भी। लेकिन फिर भी समवन एज स्ट्रॉन्ग एज NIA चीफ को मारना इज बिट फिल्मी। आई मीन ये सीरीज है लेकिन थोड़ी रियलिस्टिक। और इस सीजन में हमें ये भी बताया नहीं गया कि उन सब के फोन किसने हैक किए थे। आई मीन ये इसकी टीम हो सकती है, आई डोंट थिंक सो। मे बी हमें ये नेक्स्ट सीजन में बताया जा सकता है कि कैसे चाइना ने इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर कुछ पेगासिस जैसा वायरस सबके फोन में डाल दिया है, और इसके हिंट्स हम इस सीजन में भी देख सकते हैं। और अगर आपको बेस्ड ऑन न्यूज फैमिली मैन का सीजन 4 में क्या हो सकता है वो जानना है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो अबाउट इट। लेकिन पर्सनली इस सीजन में मुझे ये बात पसंद नहीं आई कि उन्होंने कुछ लोगों को करप्ट दिखा दिया। नहीं, मैं इस PA की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आई डोंट नो, मैं क्लीन चिट नहीं देता ऐसे लोगों को, लेकिन उन्हें NIA के ऑफिसर को करप्ट नहीं दिखाना चाहिए था, और वो भी पैसों के लिए। लाइक आई मीन इट्स नॉट इजी टू जॉइन इंटेलिजेंस एजेंसी। पहले आपको 12th क्लास पास करनी होगी, फिर एक बैचलर्स डिग्री, फिर आपको UPSC क्रैक करनी होगी, उसमें भी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, और फिर IPS में 3-7 साल की जॉब करने के बाद फिर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं NIA में जॉब। और फिर आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होने के बाद कांग्रेचुलेशंस, यू आर नाउ अ NIA एजेंट। आ रहा हूँ बहनचोद, गांड में घुस जाओ इंसान के। और ऑब्वियसली इस प्रोसेस में कोई करप्ट आदमी आ जाए, ये बड़ी इम्पॉसिबल थिंग लगती है टू बी ऑनेस्ट। दैट्स इट, यहीं पर ये वीडियो खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब।